है योर मनी और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। योर मनी के जरिए हमारी यही कोशिश है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में अग्रसर रहें और खुद अपने फाइनेंसेस की बागडोर अपने हाथ में ले। आज योर मनी आपको बताएगा वो कौन कौन से मुनाफे वाले फंड्स हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने ही चाहिए, यानी पोर्टफोलियो के मस्ट हैव्स। शुरुआत करते हैं हाईलाइट्स के साथ। पोर्टफोलियो में कितने फंड करें शामिल, योर मनी पर हम बताएंगे बम्पर कमाई वाले फंड्स। इक्विटी और डेट के मस्ट हैव फंड्स जानिए योर मनी में फंड में तरक्की की भाषा। और अगर आप भी हमें अपने सवाल पूछना चाहते हैं, आपका फंड से लेके कोई भी सवाल है तो अपने सवाल आप डाल सकते हैं फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और चलिए आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शो में शामिल है रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने शो की शुरुआत की, हमने आपको बताया कि आज हम आपको मुनाफे वाले फंड्स की लिस्ट बताने वाले हैं, ऐसे फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के मस्ट हैव्स। और जो लिस्ट हर्ष ने पेश की है वो हम चाहेंगे कि आपकी स्क्रीन पर भी आए ताकि आप भी उन फंड्स के नाम जान सके। लार्ज कैप कैटेगरी में IDFC निफ्टी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड। मिड कैप कैटेगरी में भी यहाँ पर फंड्स का चुनाव किया गया है खास आपके लिए। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, L&T मिड कैप, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड, SBI स्मॉल कैप। यहाँ पर अगर हम बात करें स्मॉल कैप फंड्स की तो SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप को इसमें जगह मिली है। मल्टी कैप में भी 4 फंड्स को जगह दी गई है। हर्ष के मुताबिक ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, ICICI प्रू मल्टी कैप, SBI फोकस इक्विटी और टेरर रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। साथ ही RSS फंड की भी लिस्ट पेश करते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, मिरा एसेट टैक्स सेवर, ABSL टैक्स रिलीफ और IDFC टैक्स एडवांटेज को यहाँ पे जगह दी गई है। तो ये वो लिस्ट है उन फंड्स की जो इक्विटी कैटेगरी में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। डेट कैटेगरी के भी फंड्स आपकी स्क्रीन पे हम पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं इन फंड्स के सिलेक्शन पर, क्योंकि हमारे पास एक और लिस्ट है जहां पर हम जो अब तक हाईएस्ट रिटर्न देने वाले फंड्स हैं उनके भी नाम पेश करेंगे, जिसमें मिरा एसेट लार्ज कैप आता है। लार्ज कैप कैटेगरी में कोटक इमर्जिंग मल्टी कैप है, मिड कैप माफ कीजिएगा, मिड कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप कैटेगरी में कोटक सन मल्टी कैप कैप कैटेगरी में, और SBI टैक्स एडवांटेज है इस कैटेगरी में। इसको अगर हम छोड़ दें, आपने जो फंड्स का चुनाव किया है हर्ष, वो किस बेसिस पे किया है? सुहेल, कविता, कभी भी हम अगर कोई भी स्कीम से शॉर्टलिस्ट करते हैं उसके कई पैरामीटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। एक सिंपल ऑब्वियसली पैरामीटर है कि रिटर्न्स क्या है, कि अल्टीमेटली जो भी स्कीम ने जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है या जो भी पास्ट के परफॉर्मेंस देखते हैं हम 1 ईयर, 3 इयर्स या 5 इयर्स, उस पीरियड में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ये एक पैरामीटर है। लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज में, उदाहरण के तौर पे हम ये हमेशा कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, विच मीन्स कि अगर आप 5, 7 या 10 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही आप इक्विटीज में निवेश करें। तो जब आपका होराइजन 5 इयर्स, 10 इयर्स या उससे ज्यादा का है तो आप सिर्फ लास्ट 1 और 2 इयर्स के रिटर्न्स अगर देख के इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंप्लीट मिसमैच है। इक्विटीज में हम ये देखते हैं, या कोई भी स्कीम में फॉर दैट मैटर, डेट हो या इक्विटी हो, हम ये देखने की कोशिश करते हैं किस फंड ने एक कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। अब कंसिस्टेंट रिटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर हम 10 इयर्स का टाइम होराइजन लेते हैं, हम ये देखते हैं कि पूरे 10 साल के होराइजन पे हो सकता है कि हम उसे ब्रेकअप करके उसे हर साल का बना एक ब्रेकअप ले लें, या हम 3-3 साल का एक पीरियड लें, कोई भी एक पीरियड लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि किस फंड ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। तो हो सकता है एक पीरियड में उन्होंने 10% दिया है, दूसरे में 12, तीसरे में हो सकता है कि वो 11 या 9% के आसपास है। अगर कोई फंड है जो कोई भी पीरियड में 3 साल में मान लीजिए 10% दिया है और मार्केट ने करीबन 9% रिटर्न दिया है, तो इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। अगर एक पीरियड में मार्केट ने 9% दिया है, फंड ने 15% दिया, फिर अगले सेम हम कंपैरिजन 3 साल का करते हैं तो उसमें अगर डिफरेंस फिर से कम हो जाता है तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कही जाती। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या देखते हैं कि कंसिस्टेंटली किसने अच्छा दिया। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम एक मैराथन रेस दौड़ रहे हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि पहले 100 मीटर्स में या लास्ट के 100 मीटर्स में किसने सबसे तेज दौड़ा है। हम ये देखते हैं कि किसने कंसिस्टेंटली पूरी रेस रन की है। तो वो सब चीज में अगर ध्यान में रखें तो ये जो फंड शॉर्टलिस्ट किए गए कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं। दूसरा पैरामीटर जो देखा जाता है कि अगर हम कोई भी फंड हाउस को पैसे मैनेज करने दे रहे हैं, आपने मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्कीम को हाईलाइट किया जिसे हमने बात कर ली, हमने शॉर्टलिस्ट की मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप फंड को फॉर एग्जांपल, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने आप में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन एज अ फंड हाउस
आगे एक एक्सिस म्यूचुअल फंड है, अगर 15 या 20 इक्विटी स्कीम्स चला रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बाकी की जो 14 इक्विटी स्कीम्स हैं, अगर उन्होंने बहुत गंदा प्रदर्शन दिया है, तो ये भी एक डाउट क्रिएट करता है कि क्यों सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और बाकी की 14 स्कीमों ने अच्छा क्यों नहीं किया। फंड हाउस तो सेम है, हो सकता है फंड मैनेजर्स अलग हों, लेकिन क्या इतना फर्क पड़ता है? सो क्या देखा जाता है कि जो भी फंड हाउस है, उन्होंने अगर 15, 20 या 50 स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं, उन 50 स्कीम्स में से कितने फंड्स ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है और पीयर कैटेगरी में जो अपने उनके दूसरी स्कीम्स उसी कैटेगरी की हैं, उनके सामने कितना अच्छा रिटर्न दिया गया है। सो फंड हाउस की फंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज पे इवैल्यूएशन किया जाता है, नॉट स्कीम वाइज, लेकिन पूरी जो उनकी बास्केट है उसके बेसिस पे। उसमें यह भी देखा जाता है कि फंड ने जितना रिस्क लिया उसके सामने रिवॉर्ड कितना मिला और उनके रिसर्च कैपेबिलिटीज पे भी आपको एक अच्छा अंदाजा मिल जाता है। अब तीसरा पैरामीटर जो आप कंसीडर करते हैं इसमें देखने के लिए कि फंड मैनेजमेंट की टीम कैसी है। एक हमने फंड का परफॉर्मेंस कैसा था वो इवैल्यूएट किया, वो डायरेक्टली आउटकम होता है कि फंड मैनेजमेंट टीम कैसी है, उनके कौन कौन सीनियर मैनेजर्स हैं, उनके सीनियर मैनेजर्स का एक्सपीरियंस क्या रहा है। फिर हमें देखते हैं कि रिसर्च कैपेबिलिटीज जो फंड की हैं वो टीम कैसी है, क्योंकि सिर्फ फंड मैनेजर अकेला कोई भी डिसीजन नहीं लेते, उनकी पूरी एक टीम होती है। सो टीम की फिलॉसफी क्या है, वो अप्रोच क्या है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या है, डिलीजेंस कैसे फॉलो करते हैं, ये सारी चीज आप इवैल्यूएट करते हैं कि फंड हाउस पे आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है। लास्ट पॉइंट एक जो देखा जाता है, जो हो सकता है कि डिबेटेबल है, लेकिन एक कंसिडरेबल पॉइंट जरूर है कि टोटल AUM फंड, ये कोई भी म्यूचुअल फंड है, कितना मैनेज कर रहा है। सो कोई एक फंड हाउस है जो 3 लाख करोड़ मैनेज करता है और एक दूसरा फंड हाउस है जो 30,000 करोड़ मैनेज करता है। सो क्वेश्चन ये उठ जाता है कि एक फंड हाउस की जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो डायरेक्टली एक फंड मैनेजमेंट कॉस्ट जो लेते हैं, जो वो रिकवर करते हैं, वो फंड जितना AUM मैनेज करते हैं उस पर एक फीस मिलती है। सो जितना ज्यादा AUM है उतना ज्यादा ऑब्वियसली उनकी रिसोर्सेज, उनकी इनकम होती है। अगर हमें देखते हैं कि ज्यादा रिसोर्सेज हैं फंड हाउस के पास, तो उसी हिसाब से वो एक फंड मैनेजर एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसी हिसाब से वो डिप्लॉय कर सकते हैं उसी बिजनेस में, उसको बढ़ाने के लिए रिसर्च टीम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो ये डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन एक कंसिडरेबल पॉइंट जरूर है कि अल्टीमेटली एक AMC जिसको आप ये फंड अपना पैसा मैनेज करने दे रहे हैं, वो कितना पैसा दूसरों का भी मैनेज कर रहा है। ओके, ये बेसिक खाका है जो आपको इस्तेमाल में लाना चाहिए जब भी आप किसी फंड का चुनाव करते हैं। लेकिन निवेशक जो होते हैं वो तो सिर्फ रिटर्न से ही वास्ता रखते हैं, उनको तो जो अच्छा रिटर्न देने वाला फंड है वो ही दिखाई देता है। आपकी जो लिस्ट है उसमें से कुछ फंड्स जो हमने मनी कंट्रोल की साइट से भी निकाले हैं रिटर्न्स के मामले में, खासतौर से लार्ज कैप कैटेगरी में। लार्ज कैप कैटेगरी में अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन रिटर्न आपके मुताबिक ICICI ब्लू चिप दे रहा है या एक्सिस ब्लू चिप दे रहा है? देखिए एक्सिस ब्लू चिप आपने कहा है, लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है क्योंकि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जब हमने रिसर्च की तो मेरा एसेट लार्ज कैप एक कैटेगरी एक फंड है जो 12.04% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। ये अब बदलाव किस तरह से हुआ है? मेरा लार्ज कैप भी एक अच्छा फंड है। देयर इज नो डाउट कि एक्सिस ब्लू चिप और ICICI ब्लू चिप का हमने अगर नाम लिया है तो मेरा अच्छा नहीं है। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि अगर हम कंपैरिजन पॉइंट पे जा रहे हैं, मेरा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी मेरे सामने है और मेरे पास ICICI एंड एक्सिस है। मैं देख रहा हूं कि हो सकता है कि टॉप परफॉर्मर इन द लास्ट 1 ईयर या 3 इयर्स के पीरियड में मेरा हो सकता है, बट कंसिस्टेंसी अगर मैं देखता हूं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस कि एक्सिस म्यूचुअल फंड कितने टाइम से है, ICICI कितने टाइम से है, एसेट्स जो मैनेज करें, जो मैंने 4 क्राइटेरियाज आपको बताए थे। सो एक्सिस, AMC और ICICI का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो मच लार्जर देन मेरा है, फॉर व्हाटएवर रीजंस। सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं। कंपनी की AUM की बजाय अगर मैं फंड के स्टॉक मिक्स पे बात करना चाहूं तो दोनों का कितना अलग है? सो वेल दे वुड भी बहुत सारे ओवरलैप होंगे, क्योंकि अगर हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स है वो 100 कंपनियों का है बाय एंड लार्ज। तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं उन्हीं में से इन्हें सिलेक्ट करनी, और 30-40 कंपनीज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो आधा जो अवेलेबल यूनिवर्स में से आधा तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उन 30-40 कंपनियों में जिसमें इन्वेस्ट करती है, मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप है या ICICI ब्लू चिप है, मेरा लार्ज कैप, उनमें आप देखेंगे HDFC बैंक, रिलायंस, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, TCS, इन्फोसिस, ये कॉमन स्टॉक्स होंगे। सो ऑब्वियसली डुप्लीकेशन रहता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की बात करें, एलोकेशंस कम हो सकते हैं। किसी ने मान लीजिए 9% ऑफ द AUM इन्वेस्टमेंट कर रखा है HDFC में, किसी ने 6% कर रखा होगा। सो ओवरऑल ऑफ कोर्स
हमें चुनना तो एक या दो ही है। बहुत सारी अच्छी स्कीम्स होंगी, टॉप 10 की जब आप लिस्ट निकालते हैं 10 अच्छी निकलती हैं, लेकिन आप सारी 10 में तो करते नहीं है। सो ये अल्टीमेटली यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट एंड ये देखना है कि मुझे किस में डालना है। सो अगर हम जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे वो पैरामीटर्स के तहत देखते हैं, सो आई विल प्रेफर एक्सिस and ICICI Blue Chip in the actively managed large cap, and Mirae of course is a very vibrant and new fund house in that sense, और उनका performance across भी अच्छा रहा है, but I will want to see for some more time। मतलब मैं ऐसा नहीं कि अगर हम 5 साल का रिटर्न लेके चले तो लार्ज कैप कैटेगरी में Mirae एसेट लार्ज कैप ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, बाकी तमाम क्राइटेरियाज आप फॉलो कर सकते हैं फंड का चुनाव करने से पहले, लेकिन यही बात हमने देखा है कि मिड कैप कैटेगरी में भी सामने आ रही है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो है वो लगभग 12.55% के आसपास का रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप सही यही बात आप कहेंगे क्योंकि आपकी मिड कैप कैटेगरी में HDFC मिड कैप है, L&T मिड कैप है और फ्रैंकलिन प्राइमा फंड है। यहाँ पे चुनाव सेम तर्ज पे रहा है। एब्सोल्युटली। सो जेनरिक अगर हम बात कर रहे हैं, सो चुनाव करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। दूसरी बात है कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर हम एक पोर्टफोलियो इंडिविजुअल का कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो ये जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि अगर एक ही इंसान लार्ज कैप में से एक स्कीम उठा रहा है या 2 स्कीम ले रहे हैं, मिड कैप में से ले रहे हैं, स्मॉल कैप मल्टी कैप में से अगर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उन्हें डिफरेंट फंड हाउस की एक्सपर्टीज भी मिले। सो नो डाउट, अगेन रीट्रेटिंग अ पॉइंट कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी अच्छा है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल ने अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्रॉम द कोटक फैमिली, अगर आप देखेंगे हमने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप को मल्टी कैप में रेफर दिया है। सो अगर आप मिड कैप में एक स्टॉक उठा रहे हैं और मल्टी कैप भी ले रहे हैं, दोनों आप अगर कोटक में से लेते हैं तो आपको फंड मैनेजमेंट डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डुप्लीकेशन भी होने की चांसेस हैं। सो हमने ये कोशिश भी की है कि आपको अलग फंड हाउस में से अलग कैटेगरीज के आपको फंड ऑप्शंस मिले, स्कीम ऑप्शंस, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो भी एक अलग अलग फंड मैनेजर्स के साथ में लगा सकें। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में अगर ये फंड्स नहीं है या ऐसी AMC के फंड्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो आप इनको शामिल जरूर कर सकते हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डेट फंड्स की जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो आपको दमदार मुनाफा कमा के देते हैं, और साथ ही कुछ दर्शक हैं जो अपने सवाल हमें भेज रहे हैं फेसबुक पर, उनके भी सवाल लेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। चलिए योर मनी में हम शो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ दर्शकों के सवाल अब शो में शामिल करते हैं। फेसबुक के दर्शक है संजीव चौधरी और सरकारी कर्मचारी हैं, इन्होंने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमें भेजी है। 6,000 रुपए की SIP ये कर रहे हैं HDFC स्मॉल कैप और Mirae एसेट लार्ज कैप में, और इनके लक्ष्य हैं 40 लाख रुपए चाहिए इन्हें 10 साल में, 50 लाख चाहिए 20 साल में और 1 करोड़ चाहिए 30 साल में। फिलहाल इनकी जो सेविंग्स है वो लगभग 25,000 रुपए की है, तो मेरे ख्याल से अगर ये निवेश बढ़ाएं तो यकीनन इनका पूरा हो सकता है लक्ष्य। लेकिन वो कितनी बढ़ानी पड़ेगी इन्हें इन्वेस्टमेंट और किस तरह के फंड मिक्स में डालना पड़ेगा, ये आप बताएं। सुनील, संजीव का अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में सिर्फ 2 स्कीम्स में है, 3,000 इंटू 2, एक स्मॉल कैप एक लार्ज कैप। लार्ज कैप जो Mirae है वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट उसमें ऑलरेडी है। एक डेडिकेटेड स्मॉल कैप की जगह पे, क्योंकि आपके पास मिड कैप में कुछ नहीं है, मैं सुझाव दूंगा कि लार्ज कैप आपके पास हो गया, एक मिड कैप जोड़ें और फिर तीसरा अगर चाहें तो स्मॉल कैप जोड़ें। सीधा लार्ज एंड स्मॉल कैप कॉम्बिनेशन शायद इतना अच्छा नहीं रहेगा। सो आप ये HDFC स्मॉल कैप में से निकल के आप मिड कैप ले सकते हैं, और HDFC का ही अगर चाहें तो आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश कर सकते हैं। वेरी क्लियरली जो इनका टारगेट है वो पूरा 6,000 रुपए से होने नहीं वाला। अगर हम कैलकुलेशन में तो हम गए नहीं अभी तक, लेकिन अगर हम देखें तो कम से कम 3 से 4 गुना अगर इनका इन्वेस्टमेंट होता है तो ये पूरे लक्ष्य पूरे होंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। चलिए चर्चा को भी आगे बढ़ाना है क्योंकि अभी तक आपने डेट कैटेगरी का पिटारा खोला नहीं है, वो फंड्स जो हमें कमाई करके देंगे। हर्ष, तो डेट में आप कौन सी कैटेगरी का चुनाव कर रहे हैं? जिस तरह से हम ब्याज दरों का सिलसिला देख रहे हैं देश में, अब की बार तो नहीं घटाएगी लेकिन आगे तो कहा गया है कि हो सकता है घटाई जाए। डेट कैटेगरी का चुनाव इस तरह के समीकरण को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। बताएं आपने डेट में किस कैटेगरी का चुनाव किया है? सुनील, कविता, अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, इक्विटी में हम निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कैपिटल ग्रो करे, विच मीन्स जो हम रिस्क भी लेने को तैयार हैं और हम एक्चुअल ग्रोथ देख रहे हैं, विच मीन्स हमको इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाई होनी चाहिए। अगर हम डेट की तरफ देखते हैं तो डेट में हम निवेश क्यों करते हैं? डेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कैपिटल सेफ है, एट द सेम टाइम मुझे एक डिसेंट रिटर्न मिले।
उसमें जब आप बहुत ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं तब आप एक क्रेडिट रिस्क फंड या लो रेटेड पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें डिफॉल्ट के रिस्क भी होते हैं। सो बहुत क्लियरली डिफाइन करिए अपने आप को चाहते हैं क्या है। सो मेरा सुझाव डेट इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा ये रहता है कि आप कैपिटल प्रिजर्वेशन की तरफ जाएं, एक डिसेंट रिटर्न मिले इन्फ्लेशन के बराबर या थोड़ा कम ज्यादा, इट्स फाइन। तो उसमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम सजेस्ट करते हैं कि आप ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स या तो शॉर्ट टर्म फंड्स या गिल्ड फंड्स, इन 4 कैटेगरीज में से ही निवेश करें। आप लॉन्ग टर्म या क्रेडिट रिस्क इन टाइप की स्कीम्स में नहीं डालने चाहिए पैसे। ऑलराइट, वो कौन से फंड्स हैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहे हैं, और अगर इनकेस आप अभी नाम मिस कर जाते हैं तो फेसबुक पर भी ये नाम फ्लैश हो रहे हैं, तो वहां पे जाके आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल शो में शामिल करने हैं, बने रहें। शो का आखिरी पड़ाव, चलिए झटपट एक रैपिड फायर करते हैं सवालों का, जहां पर पहला सवाल मैं लूंगी मनीष पटेल का। इनकी उम्र 30 साल की है, 5,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं और 20 साल का समय है। किस कैटेगरी में निवेश करें? सो वेल, वेरी क्लियरली, क्योंकि 20 इयर्स के लिए कर रहे हैं, हम इसे डिवाइड करेंगे बिटवीन लार्ज कैप एंड मल्टी कैप। सो 50% जो अमाउंट है, जो समझ लीजिए 2,500 रुपए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप में। लार्ज कैप में हमने आपको ऑलरेडी स्कीम्स के नाम बता दिए, अगर आप चाहें तो हम और स्पेसिफिकली बता सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप में आप 2,500 कर सकते हैं, और बाकी के 2,500 है वो मल्टी कैप के जरिए करिए, तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा, उसमें आप कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप ले सकते हैं। अगला सवाल सहदेव साहू का मैं लूंगी। एनपीएस या पीपीएफ, इनको अपने 2 महीने के बच्चे के लिए निवेश की रणनीति चाहिए, पूछ रहे हैं कि कैसे निवेश करें। देखिए, दोनों ही निवेश विकल्प जो है अलग अलग कैटेगरी के हैं। पीपीएफ डेट का है, एनपीएस में आपको इक्विटी एक्सपोजर मिलता है, लेकिन एनपीएस अपने बच्चे के नाम पे आप नहीं खोल सकते हैं। पीपीएफ आप भले खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे के भविष्य में निवेश करना है तो बेहतर रणनीति आपको हर्ष देंगे, जहां पे हर्ष आप ये बताइए कि इनको कैसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश अभी से शुरू कर देना चाहिए। सो वेल, कविता, हमने हमेशा कहा है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, सो आपको कोई भी डेट प्रोडक्ट से बेटर रिटर्न देता है। और अगर हम एसआईपी के जरिए कर रहे हैं तो मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो भी एवरेज आउट होती रहती है। सो क्लियरली एक ऑप्शन आपके पास है कि आप अगर इक्विटी में एसआईपी करें, क्योंकि 2 महीने के ही आपके बच्चे हैं और आपको जरूरत जो पड़ेगी कम से कम 10-15 साल के बाद है, सो इक्विटी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर आप डेट में रखना चाहते हैं तो पीपीएफ ऑफ कोर्स एक ऑप्शन है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आखिरी सवाल शो का, संजीव दाना का। आईसीआईसीआई वेल्थ डिस्कवरी से इनको निकलना है, अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये स्विच कर लें आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप या इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में? सो वेल, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड और इन्वेस्को कॉन्ट्रा जो है वो सेम कैटेगरी के फंड हैं। तो अगर आप एक वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम चाहते हैं जो डोमेस्टिकली इंडिया में ही इन्वेस्ट करे तो इन्वेस्को डेफिनेटली एक चॉइस है। आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड जो है वो एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करता है, यूएस की इक्विटी शेयर्स खरीदता है। सो आप उसे वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक इंटरनेशनल फंड है। हालांकि फ्रॉम अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप एक इंटरनेशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। सो जस्ट समराइजिंग योर आंसर ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप वैल्यू ओरिएंटेड इंडियन डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्को में शिफ्ट करें। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं तो आप वैल्यू डिस्कवरी बंद करके एक इंटरनेशनल फंड जोड़ सकते हैं जो आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड है। आखिरी सवाल मृत्युंजय कुमार को, आप एक लार्ज कैप और एक मल्टी कैप फंड का नाम बता दीजिए। सो वेल, हम रिपीट करेंगे जो हमने क्वेश्चन का एक जवाब दिया था, जो 5,000 रुपया मनीष जमा करना चाहते थे। आप एक्सिस ब्लू चिप एंड कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है जो आप ले सकते हैं। शुक्रिया हर्ष आज शो पे आने के लिए, और योर मनी पर उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब हमने दे दिए हों। फिलहाल इजाजत दें, लेकिन हम सवाल हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।